नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बीपीएससी मेंस का कॉपी है। ये मेरी खुद की कॉपी है जो कि मैं 63rd बीपीएससी मेंस जब प्रिपेयर हुआ था उसी की कॉपी है। ये कॉपी मैं बीपीएससी से मंगाया हूँ। तो ये इस वीडियो को बनाने का देखिए मेरा दो मेन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये है कि आप मेरे इस कॉपी को देख के ये सीख पाएँ कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग में क्या बात का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, ये मकसद है। दूसरा पर्पस मेरा वीडियो बनाने का ये है कि चूँकि मैं अब आप लोग कुछ बात पीटी के बाद हम मेंस का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप हमसे पढ़ने से पहले या मेरा वीडियो या इस चैनल को मतलब कि फॉलो करने से पहले आप पहले मेरे बारे में खुद जान जाइए, क्या मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम या बीपीएससी मेंस में खुद में मेंस में अच्छा मार्क्स लाया है या नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे तब फिर जो है ना आपको तैयारी करने में दिक्कत होगी या मेरे चैनल को फॉलो करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरे बारे में जान जाइए, क्या मैं खुद बीपीएससी मेंस में जीएस फर्स्ट या जीएस सेकंड या ऑप्शनल पेपर में खुद अच्छा मार्क्स लाया है नहीं, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोग को गाइड करूँगा। पहले भी मैं जब पीटी का जब वीडियो में बनाया था, उसको वीडियो बनाने से पहले भी मैं आप लोग के सामने एक वीडियो में बताया था कैसे मैं लगातार जो है 6 लगातार पीटी क्वालिफाई किया, कभी मेरा पीटी नहीं रुका। तो एक क्या है ना कि ये एक लोगों में विश्वास दिलाता है कि हाँ, जिससे आप पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इसके बारे में अच्छा नॉलेज रखता है, आप उसी से लीजिए गाइड। क्योंकि देखिए, गाइड करने में आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन कई लोगों को उसके बारे में एक्चुअल चीज़ पता नहीं होता है। कई सारे ऐसे यूट्यूब में आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पे जिन्होंने मेंस नहीं लिखा फिर मेंस का तैयारी करा रहे हैं। तो अब बिना मेंस लिखे, बिना मेंस क्वालिफाई किए या बिना मेंस पेपर को जाने अगर कोई लेक्चर पढ़ा रहा है तो फिर तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस मेरे कॉपी से कुछ सीखिए भी, और जो मैं वीडियो बनाऊंगा किस बेसिस पे बनाऊंगा वो एक मेरा एक कहीं ना कहीं आधार भी जो है ना वीडियो प्रदान करेगा हमको, ठीक ना। तो आइए, ये मेरी खुद की कॉपी है। ये आपको बताएं, ये 63rd बीपीएससी मेंस की कॉपी है और ये जनरल फर्स्ट है। और आप लोग को पता ही होगा बीपीएससी में जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें आपका जो जीएस का 2 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट और जीएस क्या होता है, सेकंड होता है। जीएस फर्स्ट का जो पेपर उसमें मेनली एक हिस्ट्री पूछता है, फिर इसमें आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, और इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आपको हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, करंट अफेयर्स में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और डीआई के 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और टोटल मिलाकर आपको 8 क्वेश्चन जो है ना लिखने होते हैं जीएस फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में। ऑप्शनल में अभी 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और आपको पता है कि जीएस जो फर्स्ट पेपर होता है सेकंड में 300 का मार्क्स होता है और ऑप्शनल भी 300 का होता है। तो ये 300 का नंबर का पेपर था, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए एग्जाम जो 63rd का ये कब हुआ है, 13 जनवरी 2019 को हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए, मैं इसमें 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ, और 8 क्वेश्चन में देखिए जो शुरुआती जो आपका जो दिख रहा है, ये 3 क्वेश्चन ये जो दिख रहा है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये देखिए 3 क्वेश्चन शुरुआती का ये मेरा करंट अफेयर्स का है, और ये अंतिम लास्ट 2 क्वेश्चन मेरा क्या है, डीआई का जो है ना आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमको हिस्ट्री में किसी में 23, किसी में 21, किसी में 22, फिर करंट में किसी में 21, किसी में 20, किसी में 21 मिला है, और डीआई में किसी में 34 और किसी में 29 मिला है। हालांकि मेरा डीआई दोनों सही है, सब सही, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ मार्क्स क्या हुआ है, काटा है। अब क्यों काटा है अब ये बीपीएससी ही जाने, ठीक ना। तो और जो हमको टोटल जो मार्क्स जो मिला था फर्स्ट पेपर में 63rd में 191 मिला था। कितना मिला था, 191। और जहाँ तक मेरी जानकारी में ये उस बार का लगभग सबसे हाईएस्ट नंबर था, ठीक ना, 191। तो इसलिए मैं आप लोग कोई वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मेरे बारे में खुद जान जाइए और कैसे एक अच्छा आंसर लिखें आप इस मेरे कॉपी के माध्यम से अच्छे से जान सकते हैं। और मेरी कुछ इस कॉपी में गलतियां भी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इस कॉपी में कुछ मतलब गलतियां नहीं है, गलतियां काफ़ी है। तो आपको मैं ये भी बताऊँ कि आप कौन सी गलती आंसर राइटिंग में ना करें, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो 191 एक अच्छा मार्क्स आउट ऑफ 300 में माना जाता है। और अब तो खैर इतना नंबर अभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करना है कि आपको लगभग 180 प्लस जीएस फर्स्ट पेपर में 66 या 68 जब भी आप मेंस लिखें तो आप कोशिश करें कि 180 प्लस नंबर लाने का प्रयास करें। तो आइए हम आपको जो है ना कैसे मैं आंसर लिखा हूँ वो बताता हूँ। देखिए, जो पहला जो हिस्ट्री का मैं सेक्शन में अटैम्प्ट लिया था, इसमें देखिए उत्तर नंबर में 6 लिखा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि जो हिस्ट्री में एक सिलेबस है पटना कलम शैली, तो क्वेश्चन ये था कि पटना कलम शैली की मुख्य विशेषता क्या है, मतलब कि व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम, ठीक ना। तो उसी का ये आंसर लिखा हूँ। तो अब इसमें देखिए, मैं किसी भी मेंस का आंसर राइटिंग से पहले थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन या भूमिका होती है, तो मैं देखिए थोड़ा सा भूमिका लिखने का कोशिश किया हूँ। तो आप यहाँ दिख रहा होगा आपको कि जो इंट्रोडक्शन देखो मैं क्या लिखा हूँ कि बिहार की धरती प्राचीन समय
से ही कला संस्कृति के क्षेत्र में उर्वर रही है, जिसका साक्ष्य मौर्य कला, पाल कला में देखा जा सकता है। ठीक, इसी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में पटना कलम चित्रकला ने कला को काफ़ी विविधतापूर्ण बनाया। इस कला का जो समय काल है वो लगभग 1750 से लेकर 1950 तक माना जाता है। ध्यातव्य या ध्यान देने योग्य बात है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु और वह मुग़ल साम्राज्य के अवसान मतलब उसके ख़त्म होने के बाद मुग़ल दरबारी कलाकारों को आश्रय मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। आपको पता होगा कि जब जहांगीर लोग था तो उसमें चित्रकला काफ़ी अपने पीक पर था, लेकिन जब औरंगजेब के बाद तो चित्रकारों को तो दरबार से निकाल दिया ये लोग, ठीक ना। तो वही यहाँ लिखा हूँ मैं, बंद हो गया। उसके बाद ये कलाकार रोजगार की तलाश में बिहार और बंगाल की तरफ प्रवास किया, ये माइग्रेट कर गए और इन्हीं कलाकारों ने पटना कलम चित्रकला को क्या किया, विकसित किया। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं मतलब कि इंट्रोडक्शन लिखने का क्या किया था, प्रयास किया था। अब देखिए जो मेन जो क्वेश्चन का डिमांड था मैं डायरेक्टली वहीं आ गया। देखिए जब भी कभी आप क्वेश्चन आंसर लिखें ना तो ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत आप जो क्वेश्चन का डिमांड है वहाँ आ जाए। देखिए मैं क्या लिखा हूँ, पटना कलम चित्रकला की मैं विशेषता। तो जो मेन जो फीचर जो विशेषता है उसको मैंने एक फ्लो चार्ट में क्या कर दिया है, दिखा दिया है। अब इस फ्लो चार्ट को ही मैं क्या कर दिया हूँ, आपको इसका मैं वर्णन कर दिया हूँ। देखिए पॉइंट वाइज पटना कलम की प्रमुख खासियत यह है कि यह एक लघु चित्रकला है, तो छोटा चित्र इसमें होता है, ठीक ना। इसके चित्र बनाए कागज पे, हाथी दांत पे, अभ्रक पे, शीशा पे, चमड़ा पर बनाए जाते थे। लघु चित्रकला होने के कारण इसको घर में सजाना काफ़ी क्या होता था, आसान होता था। या मैं उसी को पॉइंट को जो है ना आपको देखिए मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ। पटना के चित्रों में सादगी मिलती है, समानुपातिक देखने को मिलता है। इसके चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। चित्र में वस्तुनिष्ठा स्पष्ट दिखती है। इस चित्रकला के चित्रों में पृष्ठभूमि का दिखाने का कोशिश नहीं की गई है। इसका एक कारण आर्थिक कारण भी हो सकता है। बाकी देखिए मैं कैसे कैसे आप इसको स्टॉप करके थोड़ा सा रोक के वीडियो रोक के इसको आप देख सकते हैं। देखिए मैं पूरा उसी का जो मेनली जो फीचर जो क्वेश्चन का डिमांड था उसी को मैं पूरा करने का क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। देखिए जो मेन विशेषता सब हर एक पॉइंट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसका विशेषता या फीचर्स दिखाई पड़े। देखिए यहाँ एक अंतिम में भी लिखा हूँ कि इस चित्र के विषय वस्तु कुम्हार, दस्तकार, मछली बेचती महिला, पालकी ले जाता व्यक्ति, मछली बेचती या मछली मारता मछुआरा, धान कूटती महिलाओं का चित्र इसमें अधिकतर बनाया थी। सब देखिए मैं मेन इसका फीचर्स है वही जो है ना इसमें लिखने का कोशिश किया। बाकी चित्र किससे बनाए जाते थे, ब्रश से बनाए जाते थे, ब्रश में गिलहरी के बाल का प्रयोग होता है। इस सब में इसमें मेन जो ना जो विशेषता है मैं उसी को लिखने का क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। अब जो इसमें जो मेन जो कलाकार थे देखिए वो भी मैं अंतिम में इस कला के प्रमुख कलाकार हुलास राम, सेवक राम, ये लोग चित्रकला के कलाकार थे, ये भी लिख दिया। और अंतिम में देखिए निष्कर्ष में लिखा हूँ, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पटना कलम एक विशिष्ट व क्षेत्रीय चित्रकला था जिसमें आम जनजीवन को चित्रित किया गया। राजकीय और आर्थिक अनुदान नहीं मिलने के कारण 1950 के बाद इस कला का धीरे धीरे क्या हुआ, ह्रास हुआ। इसलिए भारत और बिहार सरकार को पटना कलम के विकास पर बल देना चाहिए। वर्तमान में बिहार में जिस तरह मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है उसी तरह पटना कलम के चित्रों को भी बढ़ावा की ज़रूरत है ताकि इस कला को संरक्षण प्राप्त हो। तो देखिए मैं ये अंतिम में निष्कर्ष जो है ना अभी मतलब कि वर्तमान के सिनेरियो से जोड़कर इसको निष्कर्ष लिखने का मैं क्या किया हूँ, प्रयास करता। आप देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो कैसे क्वेश्चन का डिमांड ये था कि पटना कलम की प्रमुख विशेषता को लिखिए। मैं थोड़ा सा भूमिका लिखा और डायरेक्टली मैं विशेषता पा गया और जो मेन विशेषता था मैं फ्यूचर में बता दिया और उसी का मैं जो है ना पॉइंट वाइज जो है ना लगभग 8-10 पॉइंट बना दिया और ये आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसमें हमको जो है ना 21 मार्क्स जो है ना एग्जाम 22 नंबर हमको जो मिला है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। मतलब कि ये अच्छा नंबर है हिस्ट्री में 22 नंबर लाना, मतलब कि वो भी कला में मतलब ठीक माना जाता है, ठीक ना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें जो है ना पूछा था आपका संथाल विद्रोह के क्या कारण है और उसके क्या परिणाम पूछा था। क्वेश्चन क्या था सुन लीजिए, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट और उसका क्या जो है ना रिजल्ट या क्या परिणाम था या क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो क्वेश्चन था। देखिए यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही भारत में जनजातीय विद्रोह की परंपरा को देखा जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में 1855-56 का संथाल विद्रोह जनजातीय द्वारा किया गया सशक्त और संगठित विद्रोह था जिसने औपनिवेशिक सत्ता की मतलब कि ना चूल्हा हिलाकर जो है ना आपका रख दी। साथ ही इस विद्रोह के दूरगामी परिणाम ने भी राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रदान की। तो देखिए मैं भूमिका में जो क्वेश्चन का डिमांड था वो दोनों पॉइंट को लिखने का क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ, क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ वो भी मैं इसी भूमिका में आपको लिख के मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ, ताकि
एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ ये जो बंदा लिख रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख रहा है। अब देखिए मैं फिर यहाँ फ्लोचार्ट बना दिया, क्या उसका कारण है, वही कारण पता है आपको, पॉलिटिकल कॉज होता है, आर्थिक कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण है और तत्कालिक कारण है। अब देखिए कारण को मैं फ्लोचार्ट बना दिया। अब देखिए थोड़ा सा लिख दिया कि ये कहाँ पर है, आप यहाँ लिख दिया कि धातव्य है कि संथाल जनजाति वर्तमान के राजमहल और भागलपुर के जंगलों में निवास करती है, जिसमें दमाने कोह का क्षेत्र से कहा जाता था, ठीक ना। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दिया कहाँ संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक ना। अब देखिए इसमें आर्थिक कारण, वही संथाल जनजाति झूम और परंपरागत खेती करते थे तथा इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस क्षेत्र में मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना लिया था। लेकिन बाद में जब 1835 में जब अंग्रेज यहाँ आया तो और डीकुओं का आगमन की वजह से इनके जीवन में काफ़ी दिक्कत हो गया था। ये मैं पूरा देखिए आर्थिक कारण में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लिख दिया हूँ। और मैं देखिए कैसे यहाँ इनका शोषण होता था, जमींदार शोषण करते थे, पुलिस शोषण करती थी और अंग्रेज शोषण करता था, मैं ये फ्लोचार्ट भी बना दिया हूँ, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका देखिए अगला राजनीतिक कारण देखिए, राजनीतिक कारण में देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि संथाल जनजाति में सामूहिक शासन का प्रचलन था। इनका एक सरदार होता था जो सभी शासन व्यवस्था को देखता था, परंतु अंग्रेजों के आने से पुरानी सभी व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा इनके जीवन में काफ़ी दिक्कतों का प्रभाव भी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर देखिए धार्मिक कारण में इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में ईसाई मिशनरियों द्वारा संथाल जनजातियों का बलात् क्या था, धर्म प्रवर्धन कहा जाना था। और इसमें लिख दिया क्या तत्कालिक कारण, संथाल के एक व्यक्ति द्वारा मामूली चोरी के आरोप में एक दरोगा द्वारा तंग किया गया, इसी के उत्तर में एक दरोगा की हत्या कर दी गई और यही से विद्रोह की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ये पूरा देखिए मैंने लिख दिया, कारण लिख दिया। उसके बाद देखिए अब आगे क्या हुआ, इसका जो घटनाक्रम हुआ, कैसे सिंधु कान्हू ने 1855 में भोगनाडीह में गांव में जमा हुआ और विद्रोह किया। और उसका देखिए क्या उद्देश्य था, ये डीकू को भाग भगाना, रामराज स्थापित करना, ये सब मैं उद्देश्य था लिख दिया हूँ, ठीक ना। अब बाकी इसका जो प्रभाव पड़ा वो लिख दिया और अंतिम देखिए इसका परिणाम जो है ना, क्या क्या परिणाम हुआ इसको फ्लोचार्ट में बता दिया। और इसी फ्लोचार्ट को मैं जो ना पॉइंट वाइज में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट में क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। और अंतिम में जो है ना हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार कहा जा सकता है कि संथाल विद्रोह भारतीय जनजातीय आंदोलन में अंग्रेजी शासन अग्रणी स्थान रखता है, जो भारतीय नीति निर्माताओं को उनके विकास कार्यों को करने में सहायक सिद्ध होती है तथा जनजातियों का संरक्षण होता है। अब देखिए इसमें हमको कितना नंबर मिला, 23 नंबर मिला, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। तो आप देखिए कैसे मैं आंसर लिखा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम से डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए उत्तर 5वां क्वेश्चन में ये था कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको भूमिका में क्या लिखा हूँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, जिसने भारतीयों को महात्मा गांधी जैसा योद्धा और उनका सत्य और अहिंसा का अमोघ अस्त्र दिया। चंपारण की धरती महात्मा गांधी के सत्य व अहिंसा का भारत में पहला प्रयोग था, जिसके द्वारा नील के किसानों का कल्याण किया गया। चंपारण सत्याग्रह के कारण में लिख दिया क्या क्या कारण है इसका, मेनली वही तीन कठिया प्रथा था, कैसे वहाँ बलात् खेती होता था, समझो कि कारण है। इसको पढ़ लीजिएगा रोक के, ठीक ना। वही पूरा कारण लिखा हूँ, ठीक ना। आगे देखिए पूरा वही कारण है, सब इसमें कारण ही सब आ रहा है। देखिए राजकुमार शुक्ल का भी मैं चर्चा कर दिया हूँ, लखनऊ अधिवेशन की चर्चा में कर दिया हूँ, कहाँ गए थे, अब यहाँ गांधी जी आए, कैसे कैसे घूमे, सब वही डिस्कस कर दिया हूँ। और देखिए इसका क्या परिणाम था, वही परिणाम 1 परिणाम 2 परिणाम 3 4 5 6, अब देखिए 7, ठीक ना। फिर देखिए 8, फिर देखिए 9, मैं 10 परिणाम, मतलब कि कारण परिणाम में बराबर लिखा हूँ। और देखिए इसमें मेरा निष्कर्ष क्या था, इस प्रकार कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन न केवल किसान बल्कि भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से वर्तमान बिहार सरकार द्वारा इस सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। देखिए हमको 21 नंबर मिला था, ये भी अच्छा नंबर है। फिर देखिए अब यहाँ मैं DI बनाया हूँ, देखिए DI में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमको देखिए DI में यहाँ देखिए 6 नंबर मिला है, मैं अच्छे सॉल्व किया। देखिए कैसे DI को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए भाई जो क्वेश्चन का डिमांड होता है, वो जो गिवन होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है, देख लेते हैं आप। फिर देखिए इसमें 6 नंबर मिला था, सही था आंसर। देखिए फिर इसमें देखिए हमको यहाँ भी देखिए हमको इसमें 6 नंबर मिला है, देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए घोर नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए हमको इसमें देखिए 6 नंबर मिला है, ठीक ना। फिर देखिए घोर नंबर, यहाँ देखिए मेरा 2 नंबर काट लिया। देखिए ये मेरा पूरा काम, ये भी 6 नंबर का था, पूरा मेरा आंसर सही है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ 4 नंबर ही दिया, क्यों दिया है अब हमको खुद पता नहीं है, ठीक ना। आगे देखिए ये देखिए एक क्वेश्चन, ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ना मेरा, इसमें 6 नंबर हमको पूरा मिला है, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर देखिए और भी ये सब DI क्वेश्चन देखिए सेम, इसमें भी 6 मिला है, ठीक ना। यहाँ भी देखिए हमको 6 नंबर मिला है DI में, ठीक ना। फिर देखिए ये इसमें देखिए ये मेरा आंसर सही है, ये वाला देखिए 2 नंबर, फिर भी यहाँ देखिए हमको कितना नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है। अब पता नहीं 2 नंबर किस खुशी में दिया है, अब तो ये एग्जाम्पल भी जाने, ठीक है, लेकिन आंसर पूरा सही है, ठीक ना। अब देखिए आगे
ये भी यहाँ देखिए हमको 6 नंबर मिला है, ठीक ना। तो ऐसे करके देखिए ये पूरा हमारा DI, फिर देखिए यहाँ ये भी DI सही है, लेकिन हमको 3 नंबर दिया, आप क्या क्यों दिया आप वही जाने, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर है, फिर यहाँ 6 नंबर। इससे मैं देखिए पूरा DI का मैं कैसे आंसर बनाया हूँ, आप इसको जो है एक बार क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी PDF टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। अब आइए सीधे यहाँ पर आप कि अब देखिए ये मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो ना अटेम्प्ट किया हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 नंबर था, ये पूछा था इसमें उस साल क्वेश्चन, रोहिंग्या जो शरणार्थी संकट क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत ये फेमस था 19 में। रोहिंग्या समुदाय जो आपको पता है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या समुदाय का काफ़ी मतलब कि चर्चा में रहता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि क्वेश्चन ये था कि रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस क्या है, मतलब रोहिंग्या शरणार्थी संकट क्या है, और इस संकट को उत्पन्न करने में म्यांमार, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश की क्या भूमिका है, और इन देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और रोहिंग्या समुदाय के साथ कैसे जो है ना मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये क्वेश्चन इसमें था। अब देखिए थोड़ा सा इसमें भूमिका में वही जो संकट था वही मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि रोहिंग्या शरणार्थी संकट हाल में भारतीय उपमहाद्वीप में चर्चा का विषय रहा है। रोहिंग्या एक मुस्लिम समुदाय है जो कि तत्कालिक रूप से म्यांमार के रखाइन प्रांत में निवास करते थे। हाल ही में कुछ दिन पहले म्यांमार की सेना द्वारा इस समुदाय को रखाइन प्रांत से जो है ना, सॉरी यहाँ आगे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए प्रांत से जो है ना बाहर कर दिया गया है। तो अब इसका मुख्य कारण वही जो उसमें जो कारण था, उसमें का कारण था, तो जो उसमें कारण था मैं इसमें देखिए पूरा लिख दिया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा जो कारण था। फिर कैसे सारे देश, जैसे कि इसमें म्यांमार कैसे प्रभावित हुआ ये थोड़ा पॉइंट में लिख दिया। फिर देखिए चाइना कैसे प्रभावित था वो लिख दिया मैं, ठीक ना। फिर भारत कैसे प्रभावित था वो लिख दिया मैं, ठीक ना। फिर देखिए इसमें बांग्लादेश कैसे प्रभावित हुआ ये लिख दिया मैं, ठीक ना। और कैसे इनके साथ मानवाधिकार हनन हो रहा है ये भी मैं पॉइंट में क्या कर दिया, लिख दिया। मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड था मैं वही लिख दिया था, ठीक ना। और अंतिम निष्कर्ष वही इस प्रकार कहा जा सकता है कि रोहिंग्या संकट का समाधान अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को बातचीत से ही करनी चाहिए। देखिए हमको इसमें कितना मिला, 21 नंबर मिला, ये भी अच्छा मार्क्स उसमें कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन ये था, उसमें ना +2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो वही क्वेश्चन पूछ दिया था कि 2+2 वार्ता क्या है, ये कितने देशों के साथ होता है, और जो वार्ता का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए हम पहले लिख दिए कि 2+2 वार्ता पहले होता क्या, हम लिख दिया 2+2 वार्ता आधुनिक वैदेशिक नीति का शब्दावली है जिसमें किसी दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्री आपस में बैठक करते हैं और कई आपसी समझौते और समस्याओं के समाधान का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री विदेश मंत्रियों का 2+2 वार्ता है जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो उसमें जो भाग लिए थे मैं वो नाम लिख दिया हूँ, ठीक है। उसमें करंट का जो इशू था, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या क्या उसमें पूछा था कि उसमें आखिर क्या क्या वार्ता हुई थी 2+2, तो मैं इसको लिख दिया हूँ। अब तो करंट का मुद्दा भी है नहीं, उस समय का जो था मैं वहाँ पे उसमें जो मेन बात हुआ तो मैं वही बात क्या कर दिया था उसमें लिख दिया। देखिए 1 2 3 जो पॉइंट था लिख दिया था, ठीक ना, पूरा अच्छे से जो उसमें था क्वेश्चन का डिमांड में सब में देखिए वही आपको इसमें आपको जो है ना दिखाई पड़ जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए सब वही चीज़ें, चाबहार बंदरगाह सब जो उसमें बहुत चीज़ें हुआ था तो मैं अंतिम में निष्कर्ष दे दिया था। और देखिए हमको इसमें कितना 20 नंबर क्या हुआ था दिया था। और देखिए इसमें अंतिम एक क्वेश्चन में लिखा 11वां, ये क्वेश्चन ये था कि उस समय जो ना आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू था, अभी भी आतंकवाद इशू है। तो पूछा था आतंकवाद का वैश्विक क्या कारण है, इसमें कैसे UNO जो है ना इसको रोकने में मददगार साबित हो सकता है। तो ये देखिए मैं लिख दिया हूँ कि वैश्विक परिदृश्य में कई तरह की चुनौतियां देखी जा सकती जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक प्रमुख क्या है, ये मैं थोड़ा भूमिका लिख दिया। ये अंतिम क्वेश्चन था, तो अंतिम क्वेश्चन में मेरे पास मुश्किल से 10 मिनट टाइम बचा था, ठीक ना। तो ये देखिए सीखने का कि यहाँ एक भी चीज़ है मैं बताना चाहूँगा कि जब आप मेंस लिखिए या प्रैक्टिस कीजिए तो आप 3 घंटे में हर एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट टाइम दीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए, या आप किसी क्वेश्चन में अधिक या कम टाइम मत दीजिए। और अंतिम में मेरे साथ यहाँ क्या हुआ था, मुश्किल से मेरे पास 8 या 10 मिनट बचा था और अंतिम क्वेश्चन देखिए मैं कैसे मतलब बहुत फास्ट में, देखिए जब आपके पास 8 या 10 मिनट टाइम बचेगा ऑब्वियसली बात आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाइएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा फास्ट लिख के जो क्वेश्चन का मेन डिमांड था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, कैसे समस्या है, कैसे इसने माहौल को ख़राब कर दिया है, मैं कुछ ISI, तालिबान, हिजबुल्लाह का नाम ले लिया, ठीक ना। फिर वर्तमान समय कैसे प्रयास आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, देखिए बता दिया। G20, UNO ये सब नाम ले लिया, ठीक ना। तो बहुत क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था, शॉर्ट में मैं क्या कर दिया लिख दिया। तो यहाँ पे जो अब UNO का क्या योगदान है वही मैं था 1-2 पॉइंट में लिख दिया जो क्वेश्चन का डिमांड था, ठीक ना। और अंतिम निष्कर्ष देखे और इसमें देखिए हमको कितना मिला 21 नंबर जो है मिला। देखिए अंतिम समय 8 मिनट में आंसर लिखा, फिर हमको कितने मिला 21 नंबर मिला। इसका मतलब क्या है, मेरा जो क्वेश्चन का जो डिमांड था मैं उसी को मैं डिस्कस कर दिया था। आप जो है ना इस तरह से जो मैं आपको जो मैं पूरा अपना कॉपी दिखाया, आप इससे क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए पहली बार राइटिंग स्किल में ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले
क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसी के इर्द गिर्द रहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है, हम लिख कुछ और रहे हैं। दूसरा बात कि क्वेश्चन 2 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद तब आंसर लिखना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। भूमिका छोटा सा 3 या 4 या 5 लाइन का लिखिए और टू द पॉइंट भूमिका लिखिए। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन का डिमांड है डायरेक्टली वहाँ आ जाइए, जहाँ आपको फ्लो चार्ट बने फ्लो चार्ट बना दीजिए, जहाँ आपका मैप बने मैप बना दीजिए। और निष्कर्ष काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कम से कम 4 या 5 लाइन का होना चाहिए। और निष्कर्ष जो है ना आपका कुछ अच्छा, मतलब कि आगे के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, जिसमें कुछ दिशा दिखे, वही निष्कर्ष होना चाहिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। और टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए 180 मिनट में आपको 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं लगभग, और हर एक क्वेश्चन मुश्किल से 22 या 23 मिनट मिलता है। तो हर एक क्वेश्चन में आप 20 या 21 मिनट दीजिए और हर एक क्वेश्चन मतलब कोशिश कीजिए। देखिए मेरा जो कोई भी अगर आपका आंसर तो 4 पेज में, देखिए एक पेज, देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये 1 पेज है, ठीक ना, फिर देखिए ये 2 पेज हो गया, फिर देखिए 3 पेज हो गया, और फिर देखिए 4 पेज हो गया। तो मैं हर एक क्वेश्चन देखिए, मैं कोई भी क्वेश्चन 4 या 5 पेज मैक्सिमम गया होगा। देखिए जो मैं आपको इतिहास का दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ देखिए कितने पेज का गया। पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा तो आप देखिए मेरा 1 पेज का है, ठीक ना, फिर देखिए 2 पेज में गया है, फिर देखिए 3 पेज में गया है, और देखिए 4 पेज में गया है, और 4 पेज में क्या कर दिया मैं, ख़त्म कर दिया। कोई भी आंसर क्वेश्चन आपको ना 4 पेज से अधिक नहीं लिखना। तो 4 पेज का मतलब पता है क्या हुआ, हर एक पेज में लगभग आप 100 से लेकर 120 शब्द लिखिएगा, और ऐसे करके हर एक क्वेश्चन आपका 400 या 450 शब्द का हो गया। ये काफ़ी है, एक आंसर को लगभग आपको 400 या 420 शब्द में लिखना है, एवरेज 4 पेज लिखना है, मतलब मान लीजिए। तो मैं मोटामोटी यही कोशिश किया, और हम देखिए हमको सब में लगभग है ना 20, किसी में 23, किसी में 21 हमको क्या हुआ है, एवरेज अच्छा मार्क्स क्या हुआ है, मिला है। तो आप इस कॉपी को देख के ये सब सीख सकते हैं। इसको मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, इसको देख लीजिए। अब मैं ये जो मैं मार्क्स लाया हूँ 191, अब इसी के अनुभव के आधार पे मैं आप लोग को जो है ना मेंस का वीडियो क्या करूँगा, बनाऊँगा। और मैं विश्वास रखिए, मैं जो भी मेंस का वीडियो बनाऊँगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो या करंट अफेयर, सारा मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको सामने लाऊंगा। और मेरी कोशिश ये होगा कि बहुत ही कम पढ़ के कैसे मैक्सिमम मेंस में नंबर गेन किया जाए, वो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बताने का। और विश्वास रखिए कि मेरा जो टेस्ट सीरीज चलेगा, अगर उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे फायदे होंगे। और जो है ना GS फर्स्ट और सेकंड पेपर में आप मान के चलिए एक अच्छा मार्क्स जो है ना लाने का आप लोग क्या रहिएगा, काबिल रहिएगा। तो थोड़ा सा वही आपको पर विश्वास करना पड़ेगा। और मेरे पर विश्वास आप क्यों कीजिए, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष जो प्रमाण दिखा दिया। बाकी अब आपकी मर्जी है, आप मेरा चैनल फॉलो करें या ना फॉलो करें, ये आपके डिपेंड करता है। लेकिन मेरा इतना विश्वास रखिए, जो मैं मेंस यहाँ कराऊँगा मतलब कि उससे बेहतर और आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना विश्वास रखिएगा। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मेंस का वीडियो या PT का वीडियो लगातार हम जो है आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।